नमस्कार, गुड मॉर्निंग टाइम्स नाम भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर आपके सामने, हर एक अपडेट के सामने 9 बजे तक रखेंगे। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे पश्चिम बंगाल से, जहां पर एक बार फिर से हत्या कर दी गई है और इस बार शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामला सामने आया है। और इस घटना के सामने आने के बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, जो जानकारी है सामने आ रही है उसमें शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो बीती रात चंद्रनाथ रथ जब अपने घर की ओर जा रहे थे, जो जानकारी सामने आई है उसी दौरान कुछ हमलावर आते हैं और गोलियों से उनकी गाड़ी के ऊपर, काले रंग की स्कॉर्पियो के ऊपर एक के बाद एक वार कर देते हैं। तो पहले जबरन गाड़ी को रुकवाया जाता है और उसके बाद गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियों से वार किया जाता है, जिसमें चंद्रनाथ रथ की हत्या हो गई है। और तो देखिए, तस्वीरें भी सामने आई है। चंद्रनाथ पर फायरिंग नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्य ग्राम के डोहरिया मोड़ पर हुई है। चंद्रनाथ रथ अपनी गाड़ी में मौजूद थे और अपने घर के पास में ही थे जब ये सब कुछ होता है। तो बताया जा रहा है कि बाइक पर आए हमलावरों ने पहले उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर एक के बाद एक 3 राउंड गोलियां चलाई। तो गोली सीधे उनके सीने में मारी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले में चंद्रनाथ का ड्राइवर भी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में ले जाया गया है, जिनका इलाज लगातार जारी है। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद में एक बार फिर से जो सवाल है वो सुरक्षा के ऊपर खड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसे घटनाक्रम पहले भी सामने आए हैं। यही कारण रहा कि बड़ी संख्या में जो यूनिट थी सीएपीएफ, सीआरपीएफ की, उनको तैनात किया गया था चुनावों के दौरान। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये हत्या किसके इशारे पर की गई है और इसी वजह से सियासत भी गर्मा रही है। और शुभेंदु अधिकारी की बात की जाए तो शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे घटनाक्रम को एक प्री प्लान मर्डर बता दिया है और इसी के साथ में अर्जुन सिंह ने सीधा ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साध दिया है। अभिषेक बनर्जी ने एक मैसेज दिया है कि भले हम हार गए हों, लेकिन हम बंगाल को शांत करके रखेंगे। और वो मैसेज क्लियर है कि इस मैसेज को हम लोग ग्रहण करते हैं और उसका जवाब भी देना चाहते हैं। 2 दिन बाद शपथ होने वाला है, उससे पहले इस तरीके से हत्या करना। देखिए, प्रोफेशनल शूटर को जो काम देता है ना, उसका डेट और टाइम फिक्स नहीं होता, वो अपने हिसाब से काम करता है। ये काम वो लोग प्रोफेशनल शूटर के द्वारा करते हैं। आपको किस पे शक है? क्या लगता है कि अभिषेक बनर्जी करवाया? पक्का आपको लगता है? उनका पक्का उसने करवाया। शुभेंदु अधिकारी का क्या हाल है? बड़े अधिक मंत्री सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। सारे लोग टूट चुके हैं। देखिए, बंगाल के लोग ऐसे भी नरम दिल के लोग होते हैं, इस तरह के हत्या देख उनकी अवस्था खराब है। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर है। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग के पास नहीं है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता रविकांत क्राइम सीन से जुड़े हुए हैं और साथ में विद्यानाथ झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रविकांत के पास चलेंगे। रविकांत, जिस तरीके से चश्मदीद की तरफ से भी जानकारी साझा की गई है और जैसे जो गाड़ी के नंबर प्लेट हैं उससे छेड़छाड़ की गई है, ये बिल्कुल बताता है कि प्री प्लान ये साजिश नजर आ रही है। रविकांत, श्रुतिका, इस वक्त मैं क्राइम सीन पर मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि सीआईडी की टीम जो है इस वक्त जो है क्राइम सीन पर मौजूद है और अगल बगल जो सीसीटीवी काम कर रहे थे इस एरिया में, वो सारा सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले। जो इस वक्त आपको लोग कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं, ये लोकल सीआईडी की टीम है जो सुबह भी आई थी और कुछ देर बाद आने के बाद दोबारा वापस गए थे और फिर इस वक्त जो है वो सीआईडी की टीम क्राइम स्थल पर मौजूद है। जो पड़ोसी हैं, अगल बगल के लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाला जा रहा है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, क्योंकि जब ये घटना हुई, शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार
हैं। ऐसे में खुद जो डीजी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे थे और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जो इनिशियल जानकारी मिली है इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें उन्होंने कहा कि जो गाड़ी जो है ऑब्स्टिकल के रूप में इस्तेमाल की गई, यानी जो स्कॉर्पियो इस साइड से आ रही थी, मैं आपको क्राइम सीन समझाता हूं, इस साइड से वो गाड़ी आ रही थी और जहां पर आपने ये देखिए सीआईडी की टीम जो है इस वक्त जा रही है। ये सीआईडी की टीम जो है आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, ये सीआईडी के लोग हैं जो अब यहां से निकल रहे हैं। तो जब गाड़ी वहां पर पहुंची जहां पर क्राइम सीन है, एक गाड़ी ने उसको ब्लॉक किया और 3 लोग जो है उस एक बाइक पर शुभेंदु अधिकारी के पीए को फॉलो कर रहे थे और जैसे ही गाड़ी ने उसको ब्लॉक किया, ये पॉइंट ब्लैंक रेंज से इसे गोली मारी गई है और जो पिस्टल इस्तेमाल किया गया है वो भी फॉरेन यानी विदेश का बताया जा रहा है। ऐसे में पूरी संभावनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये एलिगेशन है, ये आरोप है उनके बड़े नेताओं का, इस घटना के पीछे जो है वो टीएमसी के बड़े लोगों का हाथ है और ये एक प्री प्लान मर्डर है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हारने के बावजूद टीएमसी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, इसलिए राजनीतिक हिंसा और इस तरीके की हत्याएं कराई जा रही हैं। और पूरे दिन जो है ये घटनाक्रम चलेगा क्योंकि बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज के पास है और जहां पर पोस्टमार्टम के बाद बीजेपी की जीत पश्चिम बंगाल में हुई है, तभी से लगातार बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, ये बीजेपी कह रही है और टीएमसी कहीं ना कहीं अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, जाहिर तौर पर नजर आ रहा है। यही कारण है कि आरोप अब एक बार फिर से टीएमसी पर लग रहे हैं। लेकिन इस बीच विद्या भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। विद्या, अभी आप चश्मदीद के साथ में बात भी कर रहे थे कि किस तरीके से उसने देखा कि कौन आया, कैसे ये घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, एग्जैक्टली कितने बजे ये घटना होती है और उस बीच कितने लोग सड़क पर मौजूद थे, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, क्योंकि हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए, मध्यम ग्राम जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया 10:30 बजे के आसपास, उस वक्त अमूमन आप देखेंगे तो इन इलाकों में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, लोग अपने घर तक पहुंच चुके होते हैं और यही वजह थी कि जो हमलावर थे उनको ये वक्त सबसे सही लगा और पिछले 3 दिन से बताया जा रहा है कि रैकी की जा रही थी चंद्रनाथ रथ की और कल रात को जाकर इस घटना को जो हमलावर थे उन्होंने अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, शुभेंदु अधिकारी के वो राइट हैंड और पीए माने जाते थे जिनको मौत के घाट हमलावरों ने उतारा है। तो सीधे सीधे एक तरीके से चैलेंज शुभेंदु अधिकारी को किया गया है, सीधे सीधे से एक तरीके से चैलेंज बीजेपी को किया गया है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था वो अभी भी काम करेगा और सरकार और सत्ता में भले ही आप लोग आ जाएं लेकिन आपको आराम से रहने नहीं देंगे। हालांकि देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने कल रात को ही जब डीजीपी से उनकी बात हुई, डीजीपी ने उनको जानकारी दी, दिल्ली के बीजेपी नेताओं से बात हुई, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी गुंडा बदमाश और माफिया हैं पश्चिम बंगाल में, उनको पूरी तरीके से साफ किया जाएगा जैसे ही प्रशासन बीजेपी के हाथ में आता है। और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने करके दिखाया, हमने देखा है नीतीश कुमार ने बिहार में इसी तरीके से करके दिखाया। लेकिन पश्चिम बंगाल थोड़ा सा अलग है बिहार और उत्तर प्रदेश के मुकाबले अगर देखें तो। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर सिंडिकेट चलता है, छोटे छोटे समूह में जो अपराधी वर्ग हैं वो निकलते हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। हालांकि ये जो घटना है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। देखिए, अतीक अहमद की जो हत्या की गई थी वो भी 9mm बोर पिस्टल से की गई थी और वो भी विदेशी पिस्टल था और इस बार जो इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो भी ठीक उसी तरीके के एक ऑस्ट्रेलियाई पिस्टल से अंजाम दिया गया है। ऐसे में इस हत्याकांड के जो तार हैं वो बाहर से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, आपके पास में लौटेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हमारे दर्शकों को बताते हैं। तो बड़ी खबर फॉरेंसिक टीम से जुटी हुई है, जो क्राइम सीन है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जहां पर गोलियां बरसाई गई, वहां पर फॉरेंसिक की टीम जांच करने के लिए पहुंच चुकी है। तो ऐसे में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है उसकी जांच में भी फॉरेंसिक की टीम जुटी हुई है और एक एक एविडेंस को यहां से कलेक्ट किया जा रहा है ताकि आगे की पूरी जांच की जा सके। आपको वहीं से एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ जब अपने घर की तरफ जा रहे थे, पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम इलाके के दोहरिया के पास से ठीक उसी वक्त कुछ लोग आते हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं। जो चंद्रनाथ रथ है उनको आनन फानन में
के अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं दोहरिया के, जहां पर इस पूरी घटना को, इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, यही सी गाड़ी के अंदर बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो आए हुए थे और वो बाहर निकलते हैं गाड़ी यहां पर जो है वो लगाकर, और उसके बाद जब यहां से उनकी स्कॉर्पियो जा रही होती है चंद्रनाथ रथ की, ठीक उसी वक्त उनके ऊपर अटैक किया जाता है और ताबड़तोड़ गोलियों की जो बौछार है वो उनके ऊपर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो फोरेंसिक की टीम है वो आपको नजर आएगी, जो लगातार जो जांच है गाड़ी की वो करते हुए नजर आएगी, और लगातार जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं उससे भी लगातार जो है जांच की जा रही है कि आखिर वो लोग किस रास्ते से आए थे, किस रास्ते से भागे थे। उन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम आपको नजर आएगी, अभी जांच कर रही है कि आखिर किस परिस्थितियों में इस गाड़ी को लाया गया था और किस तरीके से क्या क्या चीजें अंदर मौजूद हैं। इन सभी बातों की जो जांच है वो आपको यहाँ पर फोरेंसिक टीम जो है वो करती हुई नजर आएगी। इसी जगह पर यहाँ से अगर मैं दिखाऊं आपको, जहां ये गाड़ी आपको फोरेंसिक की जो टीम है वो जांच करती नजर आएगी, ठीक इसके सामने अगर इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कांच के टुकड़े हैं जो स्कॉर्पियो कार के जिसके अंदर जो गोली मारी गई है वो आपको नजर आएगी। यहाँ पर खून के जो धब्बे हैं वो भी आपको नजर आएंगे, इसके साथ साथ जो कांच के टुकड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक इसी जगह पर जो गोली है वो मारी गई थी और उसके बाद बताया जा रहा है कि आनंद फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो गए हैं, रिजल्ट आ गए हैं और अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले खून खराबे का दौर जारी है। और देखिए तब होता है जब शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी की जीत में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार कहे जा रहे हैं, उनके पीए की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है बीते दिन। वहीं जो ड्राइवर था उनकी गाड़ी का, यानी कि पीए की गाड़ी का जो ड्राइवर था वो भी घायल है और उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इस हत्याकांड के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने इसे एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश करार दिया है। बीजेपी का सीधा आरोप तृणमूल पर है। बीजेपी का कहना है कि हार की हताशा में अब उनके करीबियों को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि यह हत्या अभिषेक बनर्जी ने कराई है। मैसेज दिया है, अभिषेक बनर्जी ने एक मैसेज दिया है कि भले हम हार गए हों लेकिन हम बंगाल को शांत करके रखेंगे, और वो मैसेज क्लियर है कि इस मैसेज को हम लोग ग्रहण करते हैं और उसका जवाब भी देना जानते हैं। 2 दिन बाद शपथ होने वाला है, उससे पहले इस तरीके से हत्या करना। देखिए, प्रोफेशनल शूटर को जो काम देता है ना, उसका डेट और टाइम फिक्स नहीं होता, वो अपने हिसाब से काम करता है। ये काम वो लोग प्रोफेशनल शूटर के द्वारा करते हैं। आपको किस पे शक है, क्या लगता है किसने बनर्जी करवाया? पक्का आपको लगता है उनका? पक्का उसने करवाया। शुभेंदु अधिकारी का क्या हाल है? बड़े अधिक मंत्री सारे लोग वहां मौजूद हैं। सारे लोग टूट चुके हैं। देखिए, बंगाल के लोग ऐसे भी नरम दिल के लोग होते हैं, इस तरह के हत्या भत्ता देख उनकी अवस्था खराब हो जाती। तो एक मैसेज उसने दिया है और इस मैसेज को मैसेज बंगाल के लिए, मैसेज बीजेपी के लिए कि अभी भी हम हैं। वो निजाम पैलेस से आ रहे थे, करीब 10-15 को उनको 4 से 5 गोली मार दिया गया। अब इसका इन्वेस्टिगेशन होना है, सीसीटीवी कैमरा भी है, पुलिस को देखना है, इसमें तो कुछ कमेंट नहीं कर सकता। वारदात के बाद पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने क्या कहा, इसे भी सुनिए। We have started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle, actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges as well as live rounds. We are processing the information that we have got so far, and at this moment, I think it is the information. This is the only information that I can divulge at this moment. उधर टीएमसी ने भी इस हत्याकांड पर एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी ने हत्या की कड़ी निंदा करते हुए घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इस हत्याकांड का लब्बो-लुबाब यही है कि बंगाल में भले ही बदलाव के लिए जनता ने वोट किया है, लेकिन बंगाल में जो पोस्ट पोल हिंसा का इतिहास रहा है वो सिलसिला अभी थमते हुए नहीं दिख रहा। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या हुई है उसको लेकर शुभेंदु अधिकारी का भी एक बड़ा
बड़ा बयान सामने आ गया है। तो ऐसे में प्री प्लान मर्डर उसको बताया गया है कि प्री प्लान मर्डर किया गया है जो उनके पीए है उनका। तो बड़ी खबर ये कि शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ में अब जो डीजीपी है पश्चिम बंगाल के, उनकी तरफ से भी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि डीजीपी के द्वारा भी कहा गया है कि प्री प्लान मर्डर ये हो सकता है। और ऐसे में पुलिस को भी क्लूज मिले हैं, उसकी भी जानकारी साझा की जा रही है। जिस तरीके से प्री प्लान मर्डर है उसको लेकर सुराग अब सामने आने शुरू हो चुके हैं। और बड़ी बात ये कि शुभेंदु अधिकारी के द्वारा ये बयान दिया गया है कि 2 से 3 दिन पहले से ही लगातार जो रेकी थी वो की जा रही थी। और क्या कुछ कहा गया है आपको सुनवा देते हैं। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर है। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं है। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर है। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं है। दिल्ली से हमारी गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संतोष जी से लेकर सब ने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार उन्होंने 4 घंटे तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वर्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू उनको मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है। एक हमारी आईपीएस हमारी लीडर भारती गिल जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और बीएनएस के अंदर क्या क्या हो सकता है वो उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। बंगाल की जनता भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटना हुआ है कि 15 साल का महाजंगल राज का एक कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। आगे आपको बंगाल में चुनाव के बाद से जिस तरीके से हिंसा लगातार हो रही है, लेकिन सवाल एक बड़ा बना हुआ है कि अब बंगाल में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो हिस्टोरिक जीत के बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो लगातार इस रेस में आगे चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वही बनने वाले हैं मुख्यमंत्री, लेकिन अभी भी इसके ऊपर फाइनल मोहर नहीं लगी है। रिपोर्ट्स के जरिए आपको ज्यादा जानकारी देते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पहला सीएम कौन बनेगा? शुभेंदु को मिलेगी कमान या फिर कोई और बड़ा नाम? 9 मई का शपथ ग्रहण समारोह सबको चौंकाएगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतिहास रचने वाली बीजेपी किसे प्रदेश की कमान सौंपेगी। कौन होगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? कल यानी 8 मई को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। गृह मंत्री और बंगाल के पर्यवेक्षक अमित शाह कल ही कोलकाता पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। विधायक दल की बैठक में ही सीएम फेस पर मोहर लगेगी और नाम का आधिकारिक ऐलान होगा, जिसके बाद 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारा यहाँ विधायक दल का बैठक है 8 तारीख 4 बजे। माननीय गृह मंत्री जी और उड़ीसा की माननीय मुख्यमंत्री मोहन मांझी जी उपस्थित रहेंगे। उसमें हमारा नेता चुना जाएगा और वही विशेष खंड ब्रह्म मुहूर्त
श्यामा प्रसाद की जमीन पे श्यामा प्रसाद की सरकार बनने जा रहे हैं। 9 तारीख 10 बजे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी नवीन जी की उपस्थिति में और 20 राज्य के मुख्यमंत्री उसमें उपस्थित रहेंगे, वही वो हमारा ओथ सेरेमनी होगा। पश्चिम बंगाल में बिना किसी सीएम फेस के बीजेपी ने चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 207 सीटों पर कमल खिलाया। अब 9 मई को शपथ ग्रहण का ऐलान हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ कौन लेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन सूत्रों की माने तो सीएम की रेस में सबसे पहला नाम शुवेंदु अधिकारी का है। दावा किया जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी को ही बंगाल का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। 9 तारीख को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। ब्रिगेड ग्राउंड में एसपीजी की टीम ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है, जबकि कोलकाता के अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में है, तो उधर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी को सिर्फ बंगाल की जनता ने ही नहीं नकारा है, बल्कि अब तो उनके विधायक भी साथ छोड़ने का सिग्नल दे रहे हैं। कल ममता बनर्जी ने अपने घर में टीएमसी के जीते हुए विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में 80 में से 9 विधायक नहीं पहुंचे, जबकि चुनाव के बाद टीएमसी विधायकों की ये पहली बैठक थी। हालांकि टीएमसी की तरफ से दावा किया गया कि विधायकों ने बैठक में शामिल नहीं होने की सूचना पहले ही दे दी थी। इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री की सीट के ऊपर काबिज रहने के बाद ममता बनर्जी भले ही इस बार पश्चिम बंगाल के जो चुनाव है वो हार चुकी हैं, लेकिन अपना अड़ियल रुख उन्होंने नहीं छोड़ा है। यही कारण है कि उनके जो पूर्व विधायक हैं वो भी अब उनका साथ छोड़ते हुए देखे जा रहे हैं। और ऐसे में तपन चट्टोपाध्याय की तरफ से बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अभिषेक बैनर्जी की तरफ से टिकटों को बेचा गया है, पार्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है और इसीलिए अब गंभीर आरोप उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। বর্ধমান জেলাকে শেষ শুধু এই বর্ধমান জেলা নয়, সারা বাংলাকে শেষ করেছে এই অরূপ বিশ্বাস। এই জন্যই আমি মানসিক করেছিলাম এটা যদি হারে তাহলে আমি ফটাফটি দিয়ে যাবো, তাই দিতে। আচ্ছা, আরো দুজনকে দেখা যাচ্ছে তাদের সম্বন্ধের নাথ, রবি চ্যাটার্জি, অরূপ বিশ্বাস, 3 জন। 3টি তো হেরেছে। কি মানত করেছিলেন? তারা জানো 3টে। বলছি আপনাকে টিকিট না দেওয়ার পিছনে কি এদেরই হাত? এদের হাত, হ্যাঁ 100%। আর এই অভিষেক ব্যানার্জি আইপ্যাক টাকা চাইছিল 20 লক্ষ কোটি, টাকা দিয়ে নি। आज पश्चिम बंगाल जाएंगे अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। तो दरअसल टीएमसी की हार के बाद में बरहम लगाते हुए अखिलेश यादव ममता बनर्जी पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ धांधली के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए, दूसरी तरफ कोर्ट से दखल अंदाजी की बात भी वो कह रहे हैं। और ऐसे में अब अखिलेश यादव की तरफ से नैतिक समर्थन दिया जाएगा ममता बनर्जी को, और इसीलिए टीएमसी की हार के बाद उनके साथ में खड़े होने के लिए वो वहां जा रहे हैं। तो देखिए, टीएमसी की बंगाल में हार के बाद में विपक्ष के किसी बड़ी नेता का ये पहला दौरा है। अब देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने से पहले यहाँ पर जो ओपी राजभर है उन्होंने तंज कसा है। और ऐसे में ओपी राजभर की तरफ से कहा गया है कि जब जाना चाहिए था तब तो गए नहीं, और तब तो ममता दीदी इंतजार कर रही थी और अब मरहम लगाने के लिए जा रहे हैं। जहां जानी दूल्हा रानी हुआ पर पाथर बन गया। अखिलेश यादव जी बिहार आए, भाजपा की सरकार, दिल्ली गए, भाजपा की सरकार, राजस्थान गए, भाजपा की सरकार, हरियाणा गए, भाजपा की सरकार, महाराष्ट्र गए, भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश गए, भाजपा की सरकार, और बंगाल पहले ही जाकर के चले आए थे, क्योंकि ममता जी मना कर दे कि चुनाव में तुम मत आना, तुम्हारे जाने सब लोग चुनाव हार जाते हैं, तो हमको भी हरवा दोगे। बंगाल
जाने से पहले अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक से उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तोड़ लिया है। दरअसल फंड्स की कमी का हवाला देते हुए यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने आईपैक के साथ में जो अपना काम है वो काम नहीं कर पा रहे थे आईपैक के साथ में, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। तो आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव का एक और चौंकाने वाला अवतार देखने को मिला। उन्होंने संकेत दिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए वो अब ज्योतिष की सलाह पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा जो कुछ लिख दोगे आप वो मैं पूर्ण कर दूंगा। तो मैंने अपने रजिस्टर पे लिख दी 2 बातें, एग्जैक्ट बता दिया उन्होंने कि मैंने ये लिखा है, और मैंने 2 ही बातें लिखी थी उसमें, समाजवादी सरकार बनाइए बनवाइए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाइए। और सच है, उन्होंने बता दिया कि मैंने यही 2 लाइनें लिखी हैं। जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे, सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं। तमिलनाडु में चुनावों की घोषणा होने के बाद में, नतीजे आने के बाद में टीवी के सुपरस्टार एक बड़े स्टार के तौर पर उभरे हैं सियासी तौर पर अगर देखा जाए। और फिलहाल उन्होंने राज्यपाल के साथ में मिलकर जो जानकारी मिली है सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया है। और ऐसे में राज्यपाल ने उनसे बहुमत लाने के लिए कहा है और इसी के लिए अब पूरे चुनावी समीकरण यहाँ पर बिठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जहाँ साथ देने को तैयार है, लेकिन क्या कुछ वहां से रिपोर्ट सामने आ रही है आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में मिली बड़ी जीत के बाद टीवीके के मुखिया और एक्टर विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवी के प्रमुख विजय ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान 112 विधायकों के समर्थन का लेटर सौंपा। क्योंकि विजय खुद 2 जगह से जीते हैं, इसलिए टीवी के विधायकों की संख्या 107 ही है और अभी तक कांग्रेस ने 5 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी ही टीवीके को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु के गवर्नर आर लेकर ने मीटिंग के दौरान कहा, सामान्य बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन का पत्र हो। ऐसे में अब विजय कैसे बहुमत का गणित जुटा पाएंगे, इसका समीकरण समझिए। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन से आधिकारिक तौर पर विजय के पास फिलहाल सिर्फ 112 विधायकों का ही समर्थन है। 2 विधायकों वाली वीसीके ने कहा है कि टीवीके को समर्थन देने पर वो आज फैसला करेंगे। इसी तरह लेफ्ट के 4 विधायकों के समर्थन के लिए विजय को 8 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। पीएमके के 4 विधायकों ने टीवी के चीफ विजय से मुलाकात की, लेकिन उनको समर्थन देने का पत्र अभी तक नहीं दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पीएमके ने डिप्टी सीएम की शर्त रखी है। उधर टीवीके को कांग्रेस ने समर्थन दिया तो डीएमके बौखला गई है। स्टालिन की पार्टी और कांग्रेस का अब तक गठबंधन रहा है। अब डीएमके कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा रही है। If the Congress does, it is a big stabbing what they have done to DMK, because we have stood by them in all the odd hours. Our chief minister, our leader M.K. Stalin was the first person to name Rahul Gandhi as the Prime Minister candidate of India. खबरें तो ये भी मिल रही हैं कि विजय को रोकने के लिए तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके का गठबंधन भी हो सकता है। वैसे भी राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। और बिहार से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर आज सम्राट चौधरी की जो सरकार है उसके मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसको लेकर तैयारियां करी गई हैं। तो आपको बता दें कैबिनेट विस्तार हो रहा है सम्राट कैबिनेट का, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में पहुंचने वाले हैं। साथ ही पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 27 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले पटना में पीएम मोदी का रोड शो भी होगा। तो शपथ ग्रहण समारोह से पहले पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने जा रहा है। 27 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना मानी जा रही है। मोदी शाह की मौजूदगी में बिहार कैबिनेट का विस्तार। पटना का गांधी मैदान फिर रचेगा इतिहास। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पटना में पीएम मोदी का रोड शो। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाने के लिए गांधी मैदान में बड़ा पंडाल बनाया गया है।
अब से कुछ घंटों बाद इसी पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार देर शाम पटना पहुंच गए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक पीएम रोड शो करेंगे। इस रोड शो में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी रहेंगे। रोड शो के दौरान जगह जगह प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा और उनके गांधी मैदान पहुंचने पर दोपहर 12:10 से मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। इसका इंतजार काफी समय से रहा है। जब से नए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी है, तब से सब ये जानना चाह रहे थे कि बिहार में मंत्रिमंडल पूरी तरीके से कब शपथ लेगा। मैं मानता हूं ये सरकार अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर साबित होंगे। सूत्रों के मुताबिक आज 27 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी से 12, जदयू से 11, एलजेपी रामविलास से 2, हम और आरएलएम से 1-1 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 6 सीटें मंत्रियों की अभी खाली रखी जाएंगी। बिहार में विधायकों की संख्या के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। माना जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में बीजेपी और जेडीयू से पुराने सभी चेहरों को फिर से जगह मिलेगी। जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन साहनी, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान का फिर से मंत्री बनना तय है। इनके अलावा जेडीयू से 5 नए मंत्री बनेंगे, जिनमें श्वेता गुप्ता, भगवान कुशवाहा, रत्नेश सदा, शीला मंडल, बलो मंडल का नाम चर्चा में है। वहीं बीजेपी से विजय सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, सुरेंद्र मेहता और संजीव चौरसिया का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी से पूर्व मंत्री संजय सिंह का नाम फाइनल बताया जा रहा है, जबकि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को भी फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा या उनके पुत्र पूर्व मंत्री दीपक प्रकाश में से किसी एक को बिहार कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बिहार कैबिनेट की विस्तार से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत मंत्री बन सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। तो पहले कहा जा रहा था कि निशांत कुमार को बनाया जा रहा है मंत्री पद की शपथ लेने के लिए, लेकिन फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि आज निशांत कुमार ही मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो ऐसे में मंत्री बनने के लिए मान गए हैं निशांत कुमार, ये जानकारी सामने आ रही है। गांधी मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और ऐसे में मंत्री पद की शपथ लेंगे निशांत कुमार के बेटे निशांत बनेंगे मंत्री। गांधी मैदान में मंत्री पद की शपथ लेंगे निशांत। शपथ के लिए निशांत ने कैंसिल की सद्भावना यात्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आखिरकार सम्राट सरकार में मंत्री बनने के लिए तैयार हो गए। निशांत कुमार ने इसके लिए हामी भर दी है। आज गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में निशांत भी मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू नेतृत्व के भीतर कई दौर की चर्चा के बाद निशांत कुमार को सरकार में शामिल करने पर सहमति बनी। निशांत मंत्री बनने जा रहे हैं, बहुत खुश है, बहुत खुश। काम करेंगे मंत्री बनके? काम करेंगे निशांत मंत्री बनेगा? देखो कुछ तो खुद का असर होगा, जब काम तो भी किया है नहीं, ताली ठोक के हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना हमको आशा है कि जो खून है वो खून में अच्छे होगा। ये खुशी की बात है, आ जाए तो अच्छी बात है, ये तो तय करेंगे नीतीश जी और उनकी पार्टी। 8 मार्च 2026 बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ली थी। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वो बिहार सरकार में किसी बड़े ओहदे पर होंगे, लेकिन सम्राट सरकार के गठन के वक्त निशांत ने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया था। उसके बाद से निशांत कुमार बिहार सद्भावना यात्रा पर हैं।
पिछले कुछ समय से निशांत कुमार लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अब पार्टी नेताओं के बहुत समझाने के बाद वो सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनने के लिए तैयार हो गए हैं। 7 सर्कुलर रोड स्थित नीतीश कुमार के आवास पर जदयू नेताओं की बैठक हुई। बैठक में मंत्रियों के नाम पर नीतीश ने फाइनल मोहर लगाई। निशांत जी बिहार के रहने वाले नहीं हैं, कार्यकर्ता नहीं हैं और बहुतों के परिवार लोग बनते हैं अगर मंत्री, तो ये अगर बनते हैं तो गलत क्या करते हैं? अगर मंत्री बनेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। निशांत को मंत्री बनाए जाने पर तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया और कहा कि अब हम लोगों पर परिवारवाद का कोई आरोप तो नहीं लगाएगा। कौन बनेगा नहीं बनेगा इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? निशांत जी का भी नाम कुछ अब जो लोग हों भाई, बने ना बने, हमने तो विधानसभा में कह ही दिया ना भाई, अब तो मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा और नहीं लगाना चाहिए अब उन लोगों को। तो सब कहती कुछ है, करनी कुछ है, उन लोगों का तो है ही। क्या ठीक ही है, कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, घर के बनाता है तो परिवारवाद ओकरा कहा जाता है कि बेटी बेटा माँ साय भाई खानदान सारा सारी ओकरा परिवारवाद कहता है। मतलब तेजस्वी और निशांत में अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है। नहीं जना रहा है, माँ तक के बेदम है, को बचा है जलवा ओकरा इससे सारा से सारी तक नहीं नजर आ रहा है। वैसे तो बाहुबली विधायक अनंत सिंह और विवादों का पुराना रिश्ता नाता रहा है, हमेशा से खबरों में वो बने रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से कानूनी पचड़ों में फंसने की जानकारी मिल रही है। और इस बार अनंत सिंह की तरफ से ऐसा क्या किया गया है कि पुलिस उन्हें खोज रही है? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की हैं। मौका था एक उपनयन संस्कार जनेऊ का, जहां जेडीयू विधायक अनंत सिंह मुख्य अतिथि थे, लेकिन यहां जो हुआ उसने सुशासन के दावों पर सवालिया निशान लगा दिए। खुलेआम हथियार लहराए जा रहे हैं, बालाएं थिरक रही हैं, नेता आनंद ले रहे हैं। यही वो वायरल वीडियो है जिसकी वजह से मोकामा के बाहुबली विधायक और छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। और इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए गोपालगंज की मीरगंज थाना पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में विधायक अनंत सिंह के अलावा गुड्डू राय, उत्सव राय और प्रियांशु कुमार समेत 9 नामजद और कई अज्ञात पर केस दर्ज किया है। हालांकि अनंत सिंह ने अपने अंदाज में इस पर सफाई दी है। तब प्रोग्राम में नाच होता है कि बाप माँ के श्राद्ध बनवा जाता है। हम लोग कहते हैं कि जो सब बात ये है उस पेपर में निकाल दे, उस हिसाब से नहीं चलेगा तब तो गलत है, तुम निकाल दो। ये प्रोग्राम में अनंत सिंह नहीं जाए, दुनिया जाने जो नहीं जाने कहा है, एसपी का ऐसा ऑर्डर है तो हम ले जाएंगे। आप मानते हैं कि जो एफआईआर हुआ ये गलत हुआ है? गलत है, महा गलत है। तुम लोग बोलो ना, प्रोग्राम का हल करता है, प्रोग्राम एंजॉय होता है। बाहुबली नेता अनंत सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन छोटे सरकार एक बार फिर अपने इस अंदाज से कानून विवाद में फंस गए हैं। तस्वीरें वायरल हैं, कानून के रखवाले की मौजूदगी में सरेआम हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो चुका है और आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी है और ऐसे में पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में जयपुर में खास कार्यक्रम में 1 साल पूरे होने को लेकर रखा गया है, जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। ऑपरेशन सिंदूर की आज पहली बरसी है। पिछले साल 6 से 7 मई के दरमियानी रात को ही भारत ने आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। भारतीय वायुसेना ने बिना सीमा पार किए ही सटीक हमलों से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को नेस्त नाबूद कर दिया था। इस कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था और भारत का वो सैन्य अभियान जिसने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की रूह कपा दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिलमिलाए पाकिस्तान ने नियमों का उल्लंघन करते हुए एलओसी पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था। मैं इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के उरी सेक्टर में मौजूद हूं। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही घंटों
पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक इलाकों में सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया, कई लोगों की जान ली और जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान पहुंचाया। ये एक आप घर देख सकते हैं यहाँ पर, इस घर को निशाना बनाया गया। क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की वजह से इस मकान में नुकसान हुआ। इसी तरह के कई एरियाज है उरी सेक्टर में, टंगडार, कुपवारा, राजौरी, पुंछ में, जहां पर घरों को निशाना बनाया गया, जिनसे आम लोगों की जान भी चली गई और उनके जो घर है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एलओसी पर कई घरों को नुकसान भी पहुंचा था, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। वक्त हम एलओसी पे हैं, उरी सेक्टर में, आप यहाँ पे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आप कहाँ थे? क्या आपको अंदाजा था इतना बड़ा ऑपरेशन होगा और इस एरिया में हालात कैसे रहे? जी, हमको ये अंदाजा नहीं था इतना बड़ा ये हो जाएगा। तो हम रात में सोए थे, फिर अचानक से यहाँ पर गोले स्टार्ट हो गए। तो फिर हम छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, बोलने लगे ये क्या हुआ। बहुत सारा नुकसान हुआ हम लोगों को, ऊपर से भी छत टूट गई, सब कुछ हो गया। तो फिर हम लोगों ने बच्चों को छुपाने का डिसाइड किया। हम लोगों ने उधर से पीछे से बच्चे को छुपाने का। छुपने की जगह है सर, वहाँ पर बहुत सारे छुपने की जगह है। जब ये गोला बारूद चल रहा था फिर हम वहाँ पर छुप गए। छोटे छोटे बच्चे सब रोने लगे, हम खुद डर गए थे। हाँ, हमने सोचा क्या पता मौत हमारे सर पर है। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो चुका है। आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर जयपुर के साउथ वेस्टर्न कमांड में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख शामिल होंगे। इस दौरान ऑपरेशन से जुड़ी एक विशेष फिल्म भी रिलीज की जाएगी। और आज ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो बदल ली है। तो ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर लगाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर एक्स प्लेटफॉर्म में, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का वो तस्वीर है जो कि सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च पर जारी की गई थी। तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी साजिशों के ऊपर क्रैकडाउन किया गया। बड़ी तादाद में जो स्ट्राइक्स थी पाकिस्तान में की गई और आज ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे हो गए हैं। तो ऐसे में जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह किया गया था और आज 1 साल पूरा हो रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान की नींदें आज भी उड़ी हुई हैं, क्योंकि एक पहली बरसी हम ऑपरेशन सिंदूर की मना रहे हैं। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म की जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको बदल लिया है। ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर उनकी तरफ से लगा ली गई है।